वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी टेस्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 219 लगाते हैं यूपीपीएससी के लिए। हर दिन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 219 जीएस सामान्य अध्ययन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बड़ा बहुत आसान सा प्रश्न है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? अच्छा, कब भेजा गया ये बता दीजिए। सबको पता होगा इसमें कौन सा है। आर्यभट्ट है, सबको पता है। कब गया ये? 1957 में? गलत है। 1975 1975 में। तो देखिए, भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया है। पूरी डेट याद रखना, 19 अप्रैल 1975। निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया? कौन सा है इनमें? अंतरिक्ष में भेजा गया 3 नवंबर 1957 को लाइका। लाइका ये फीमेल डॉग थी। तो सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक फीमेल डॉग को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में किसके? चंद्रमा के, सूर्य के या बृहस्पति के? बताइए। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में बृहस्पति के। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन है, 10% हीलियम, 0.7% है मीथेन तथा अत्यंत मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प भी मौजूद है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। देखिए, ये गैस के रूप में नहीं करता, ये ठोस जाता है या फिर ये लिक्विड फॉर्म में जाता है, गैस के रूप में नहीं जाता। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए, जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त कर अपने लिए थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि रॉकेट जो होता है ना, वह स्वनिहित ईंधन को बाहर कर अपेक्षित थ्रस्ट प्राप्त करता है। इस कारण जेट इंजन अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है, जबकि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि द्रव या ठोस प्रणोदक के रूप में ले जाता है। याद रखना, द्रव या ठोस प्रणोदक के रूप में, गैस के रूप में रहें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थुम्बा जो रॉकेट छोड़ने वाला केंद्र है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल। थुम्बा कहाँ पर है? थुम्बा है केरल में। तो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है वो। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, कहाँ पर होता है? निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी, सी। तो देखिए, क्रायोजेनिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ है हिमशीत, यानी बर्फ की तरह शीतल या निम्नताप। प्रायः 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? देखिए, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में। ठोस के बाद किस में चलती है? द्रव में चलती है। ये इसका क्रम है चलने का। उससे कम चलती है किस में? गैस में। इसी क्रम में धीमी होती जाती है, लेकिन निर्वात में तो चलती नहीं, वैक्यूम में नहीं चल पाती। वैक्यूम में प्रकाश चलता है सबसे तेज।
तो ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 9 है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, कितना होता है? 109 से 139 या 54 से 75, 76 से 87 या 88 से 108। एफएम प्रसारण सेवा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। तो एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। एफएम बैंक के लिए यह परास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? सैनिक करते हैं इसको, अगर किसी मिशन पे होते हैं तो। रेडियो तरंगे होती हैं या फिर सूक्ष्म तरंगे या अवरक्त तरंगे, कौन सी होती हैं? ये अवरक्त तरंगे होती हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए अवरक्त तरंगे जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है? मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा हो जाता है, कैसे हो जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा होता है, वो वाष्पीकरण होता है। तो देखिए मिट्टी के घड़ों की दीवारों में असंख्य जो है सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी जो है रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकले जो पानी निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन उसका होता रहता है छेदों से। देखिए जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान जो है वो गिर जाता है, इसलिए घड़े का पानी ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या है? तेज हवाएं जब चलेंगी तो ओस नहीं बनेगी, क्या है? वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण की दर जो है वो तीव्र हो जाती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। ठंडी लंबी रातें चाहिए ना ओस बनने के लिए। ठंडी लंबी रातें हवा या तो नहीं चलनी चाहिए या मंद चले बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। नीचे क्या क्या है? वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वे आँखों को शीतलता है। इस तरह के स्टेटमेंट, नॉनसेंस स्टेटमेंट सबसे पहले काटने चाहिए। वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। पहले ये रिफ्लेक्शन करते हैं ना, रिफ्लेक्ट। तो देखिए प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता रखता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें जो गर्मी है वो कम लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। स्पष्ट दृष्टि की, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो आप। ब्लैक शर्ट पहन के जाना एक दिन और एक दिन वाइट शर्ट, किस में गर्मी लगेगी पता चल जाएगा। ब्लैक में तो चैके लगने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए नेत्र के सामने वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर से ही आप देखा कीजिए किसी भी चीज़ को, बहुत सारे अपने सेलुलर फ़ोन को आँख में घुसाए रखते हैं। बुक भी थोड़ा दूर से पढ़नी चाहिए। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है, ए है इसका आंसर। तो देखिए धूप के चश्मे में तो पावर होती नहीं, तो 0 डायोप्टर हो गया। तो ये प्रश्न थे जनरल साइंस के, और जनरल साइंस पूछ ली जाती है यूपीपीसीएस में, पूछी ही जाती है। 25 कभी 27 प्रश्न इस तरह से करे जाते हैं। तो देखिए यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है इस चैनल पे, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, यूपीएसआई की स्टार्ट हो गई है, सीसेट स्टार्ट है। समय निकाल के बैक टू बैक सबका रिवीजन करते रहिए।
मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते रहिए।